अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना, चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, उस चेंज को अडाप्ट करो, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हालांकि देखो हमें अल्लाह ने कहा कि मायूसी गुनाह है। जो बंदा मिलता है ना वो बाहर भागने के चक्कर में। आई टोटली एग्री कि पाकिस्तान में शायद काम करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी मैंने कई लोगों को मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बनता देखा है, ठीक है। वो सक्सेस स्टोरीज यहाँ ही की हैं, वो बाहर की नहीं है। दुनिया के अंदर हर टॉप कंपनी का CEO इंडियन क्यों है? क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? ज़बरदस्त टैलेंट है यार। क्या पाकिस्तान में एजुकेशन का फुकदान है? बिल्कुल नहीं। आपके पास वो एजुकेशन है जो इंडिया में हासिल हो रही है। यार देखो, जॉब जब मिलती है शुरू में पैसे के पीछे ना भागो। शुरू में इस चीज़ के पीछे भागो कि तुम्हारा अगला बॉस कौन है और तुम उससे क्या सीख सकते हो। अगर तुम वो सीख ले तुमने करियर के शुरू में, तो तुम्हारे पैसा तुम्हें खुद ब खुद फॉलो करेगा। वो मैं करना नहीं चाहता। बट देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल सीखा है। देखो, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इट्स वेरी सिंपल। आपके तवज्जुद से अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, मैं किसी के लिए वसीला बन सकता हूँ, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे दैट आई कैन इन माई कैपेसिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेरे लिए पर्सनली इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज उमैर महमूद साहब हमारे साथ आज आए हुए हैं, हु हैज़ बीन अ टीचर टू मी, सर उमैर फॉर मी, एंड वीव क्रॉस पैथ्स बहरिया यूनिवर्सिटी में भी, और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। व्हेन वी वर डूइंग जॉब्स हमें एक दूसरे का मुलाकात होती रही, बट देन ही वेंट टू ग्लोबल रोल, और माशाल्लाह ही इज़ अ ग्लोबल डायरेक्टर नाउ। और ज़्यादातर डिस्कशंस हमारी इसी के अराउंड होंगी बिकॉज बहुत सारे लोग पाकिस्तान से निकलने के टॉपिक को बड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं और सीखना चाहते हैं। फॉर समबडी जो कि 8 सालों से पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उस पे मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ जॉब ही नहीं मिलती। सही कह रहे हैं आप। बट आई गेस फर्स्टली थैंक यू वलीद एंड मुदस्सिर फॉर हैविंग मी ओवर हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बड़े अरसे के बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है इसी बहाने, तो विच इज़ वेरी गुड। फर्स्टली आपके सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज, हैप्पीनेस एंड हेल्थ एंड सक्सेस फॉर एवरीवन। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो आप बात कर रहे थे, हाँ आपने वलीद सही कहा, सिंगापुर इज़ अ टफ प्लेस टू गेट इन, बट देन इट्स अ लवली प्लेस टू बी एट। आप एक दफ़ा चले जाओ तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप वहाँ से बाहर वापस आओ। ऐसा क्या है जो आपको मजबूर करता है कि आप बाहर ना आए? आई गेस सबसे पहली चीज़ जो है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक आपकी कह लो कि इक्वालिटी और इक्विटी जो सोसाइटी में मौजूद है, वो आपको बहुत हेल्प करती है। फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए कोई रुकावटें नहीं हैं। आपके लिए चैलेंजेस ज़रूर हैं। इट्स ईजी सेइंग कि मैं बाहर रह रहा हूँ तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी। ऑब्वियसली हर जगह पे कुछ हिकअप्स होती हैं, बट उस लिहाज से लाइफ इज़ स्टिल क्वाइट स्मूथ। आपने अपना पाथ खुद चूज़ करना है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आगे क्रिएट होती जाती हैं। अगर आप काम में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। एवरेज सैलरीज क्या है सिंगापुर में काम बंदे की? अब ये वेरी करता है, आप किस रोल पे बात करते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप स्टार्टिंग उनकी एवरेज सैलरी देखो तो उनकी मेरे ख्याल है जो राउंड अबाउट बनती है अराउंड $7,000 और $8,000, जिसको वो एक एवरेज कहते हैं। बट ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। आप फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाओ तो ये सैलरीज काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। आप IT में चले जाओ, वहाँ पर भी काफ़ी ऊपर हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर पर बात कर रहे हो। एक वहाँ पर बट इन अ वे आई वुड से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सिंगापुर के अंदर एटलीस्ट अगर आप फैमिली ऑफ 3 भी हैं तो यू शुड हैव अराउंड $7,000 to $8,000 एट मिनिमम टू सर्वाइव। बाकी आपके अपने मोटिव्स पर डिफरेंट हो सकते हैं कि आप किस वजह से बाहर गए हैं, क्या करना चाहते हैं। $7,000-8,000 में आपकी कोई बचत भी होती है महीने की, या सारे एक्सपेंस बच्चों की एजुकेशन पे, खाने पीने पे लग जाते हैं? अब मैं अगर ये देखूँ $7,000-8,000 में बात कर रहा हूँ एक स्टार्टिंग लेवल सैलरी किसी बंदे की जो कि शायद एक एज अ स्पेशलिस्ट या एज अ ट्रेनी स्टार्टिंग पे गया है। उसके लिए ऑब्वियसली सर्वाइव करना थोड़ा टफ है। आई बी वेरी अपफ्रंट, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं सिंगापुर के अंदर। ठीक है जी, जो हार्डकोर चीज़ें महंगी हैं अगर देखा जाए वो क्या क्या है। आपकी ऑब्वियसली हाउसिंग महंगी है क्योंकि स्पेस लग्जरी है वहाँ पे। आपकी एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको वो यू हैव टू पे फॉर दैट एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव।
इसके अलावा अगर आप देखो हेल्थ की साइड से सर्विसेज जितनी भी हैं कॉस्टली हैं, खुदा न खास्ता अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है और आप मेडिकली कहीं फंस जाते हो तो आप रोड पे भी आ सकते हो। अच्छा, तो डिपेंड करता है। चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल ले लो, फॉर इंस्टेंस चाइल्ड बर्थ बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर करती जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो एट एवरेज आपको 15,000 से $30,000 लग जाते हैं एक चाइल्ड बर्थ पे। तो अगर आप प्लान करके जा रहे हो वहाँ पे रहना है तो आपको सोच समझ के जाना है कि आपने क्या करना है। सिंगापुर के बारे में वैसे भी कहा जाता है बड़ा एक्सपेंसिव प्लेस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस। और वेदर भी सुना है उसका बड़ा ह्यूमिड रहता है पूरा साल, उसमें वेदर में कोई इतना मज़ेदार वेदर नहीं है। अच्छा, वेदर उसका वही वाली बात है, कंसिस्टेंट वेदर है, यू राइट। एक ही वेदर थ्रू आउट द ईयर होता है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ऑफिस में सर्दी होती है तो आप कोट पहन लेते हो क्योंकि एसी बहुत सख्त चलाते हैं लोग। बट नॉर्मली इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 35, उसी के दरमियान में टेम्परेचर वेरी करता है। धूप निकलती है, बारिश होती है, धूप निकलती है, बारिश होती है। तो बड़ा कंसिस्टेंट वेदर है। अब वो डिपेंड करता है, अगर अब वी बीन लिविंग देयर फॉर 8 years, तो ओवर टाइम अब हमें अच्छा लगने लग गया। अब हमें वो वेदर लगता है कंसिस्टेंट है, ठीक है, आराम से एंजॉय कर रहे हो, चल रहा है। क्या चीज़ें मिस करते हैं पाकिस्तान की? यार पाकिस्तान में सबसे पहली चीज़ तो आप जो मिस करते हो फैमिली है, ऑनेस्टली। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप दूर पार होते हो तो सबसे पहली याद तो घर वालों की आती है, जो सबसे ज़्यादा मिस करते हो। उसके अलावा अच्छा खाना भी मिस करते हो। नॉट दैट कि सिंगापुर इज़ एक्चुअली ए फूड हेवन, आपको हर तरह का खाना मिलता है, बट जो हम देसी टेस्ट की दफ़ा जाते हैं तो वी हैव बारबेक्यू टुनाइट ओवर देयर एज वेल। जैसे यहाँ पे है तो वहाँ चले जाएंगे। एक और रेस्टोरेंट खुला था कबाबची, तो वहाँ चले जाएंगे। तो टाइम्स वो चीज़ मिस होती है। दूसरी चीज़ जो मिस करते हैं कि हम यहाँ बैठ के काफ़ी टाइम गप्पों शप्पों में गुजार देते हैं, वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। तो आप यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर लाइफ, यू वेरी मच फोकस्ड ऑन योर लाइफ। आपने किसी के घर भी जाना होता है ना तो आप पहले टाइम लेते हो कि हम आ रहे हैं विजिट करने के लिए, इस टाइम पे आएंगे, इस दिन आएंगे, क्योंकि हर एक की लाइफ काफ़ी बिजी है। तो एक मशीन लाइफ है, आई थिंक। हाँ, एक रैट रेस है। एवरीथिंग इज प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो। अब सिंगापुर का मास ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा है। आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आप बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। आपकी कनेक्टिविटी बसेस की, आपकी कनेक्टिविटी ट्रेन्स की इज़ एक्सेलेंट। आप MRT स्टेशन में जाओगे, आप वॉक इन करोगे तो आप देखोगे एवरीवन इज़ ग्लूड टू द स्क्रीन। कोई इधर उधर नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो अपना जो भी है कंटेंट देख रहा है, जो भी है अपनी कोई गेम खेल रहा है, जा रहे हो। आप उतरोगे अपने स्टेशन पे, ऑफिस का काम स्टार्ट होगा, दिन में जाओगे, कॉफ़ी लोगे, काम स्टार्ट कर दोगे, काम हो रहा है, इधर उधर की गप्पों में नहीं लगोगे, काम करोगे। लंच वहाँ पे पीपल टेक अराउंड 12 o'clock कि अर्ली लंच 11:30 12ish लंच शुरू हो जाता है। खाना खाएंगे। और खाने का भी रूल ये है कि नॉर्मली लोग जो है ना वहाँ पे एक कल्चर है जिसको कहते हैं हॉकर सेंटर। क्योंकि सिंगापुर का लिविंग उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, HDBs कहते हैं उसको, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। जैसे हमारे यहाँ पे आप कह लो कि गवर्नमेंट के फ्लैट्स होते हैं, बट ऊपर फ्लैट्स हैं, नीचे कमर्शियल एरिया। उस कमर्शियल एरिया में खाने की जगह, ये किचन में कुकिंग बहुत कम करते हैं, बट हर शाम बैठ के एज ए कम्युनिटी वहाँ खाना खाते हैं, ठीक है। तो किचन में कम कुकिंग है, बाहर ज़्यादा है, बट उनका मेल मिलाप वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे एक आप कह लो कि 30 साल का बंदा या एक 85 years old का बंदा भी काम कर रहा है। अच्छा। आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ ही था, तो वी वर गोइंग टुवर्ड्स आवर हाउस, तो वी गॉट ऑन टू अ बस। तो हम चढ़े, तो बैठे, हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे दरवाजे के साथ ही। तो बस रुकी तो एक व्हील चेयर पे बंदा था, मोबाइल था, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर थी, तो वो अंदर आया। वो बंदा मेरे ख्याल प्रॉब्ली 89-90 years का होगा, और उसका पार्किंसंस भी एक्सट्रीम था। लिटरली उसकी बॉडी पूरी शेक कर रही थी। बट उस बंदे ने खुद ही अपने आप को पार्क किया, खुद ही वहाँ पे। हमने उसको ऑफर की हेल्प करते, उससे कहा नहीं, आई एम ओके, थैंक यू। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हुआ कि यार इतना बूढ़ा है, इसको कुछ देते हैं, इतना बुढ़ापे वाला बंदा है, हम इसकी हेल्प कर देते हैं। उसने कहा नो थैंक यू, आई डोंट नीड इट। और वो सिंपली टिश्यू पेपर सेल कर रहा था। तो आई वुड गिव क्रेडिट टू ली कुआन, जो इनका लीडर था। उसने सिंगापुर का फेट ही चेंज कर दिया 1965 में। तो उसने कहा कि यार देखो, ये वर्क फेयर सोसाइटी है, ये वेलफेयर सोसाइटी नहीं है। अगर तुमने काम करना है तो तुमने यहाँ रहना है, अगर तुम बर्डन हो तो मैं तुम्हें उठा के समंदर में फेंक के आऊँगा। तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स ऐसे सेट कर दिए कि हर बंदा ही आपको काम करता नज़र आएगा। मैकडॉनल्ड्स जाओगे आप तो बूढ़े बूढ़े लोग टेबल साफ़ कर रहे होते हैं। तो हमें ज़रूर फील होता है इस कल्चर से जाने के बाद कि यार ये देखो कैसे कर रहे हैं, बट वो यूज्ड टू इट है। हमारी बिल्डिंग में खातून है, आई गेस शी वुड बी अगेन इन अर्ली 80s। हमसे बात करनी, आई फील आई एम एक्टिव, मुझे अच्छा लगता है काम करना।
मुझे याद पड़ता है हम जहाँ पहले रहते थे कॉन्डो में, हमारे सिक्योरिटी गार्ड था, तो ही वॉज 92-93। तो समहाउ हमारा गेट जो था ना मैनुअल था, उसको आके खोलना पड़ता था। तो गाड़ी आ जाती थी तो बाबा जी को पहले तो वो सोए होते थे, उनको लाइट पड़ती थी, उनको उठाना पड़ता था। उठते थे तो आने में उनको 10 मिनट लगते थे वहाँ से, फिर आके वो गेट खोलते थे। बट उससे पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते थे, भाई कि क्या है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, थॉरो। और उसका माइंड इतना शार्प था इस एज के अंदर, वर्किंग फाइन। वो खुद ही अपना खाना लेने जाता था, चीज़ें वापस लेके आता था। और मज़े की बात यह है कि ऑब्वियसली स्वीट्स उसको मिलती थी कंपनी की तरफ से, तो वो स्वीट निकाल के मेरी बेटी को देता था कि मैं तो नहीं खा सकता, तुम खाओ। तो बट कहने का मेरा मकसद ये कि वो कल्चर ऐसा डेवलप हो गया है वहाँ पे कि आपको हर बंदा ही काम करता हुआ नज़र आता है वहाँ पे, सर्वाइवल इसी में उसके अंदर। तो वो एक टफ पार्ट ज़रूर है आई वुड से सिंगापुर के बारे में, बट वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। आपकी फ़िज़िकल लाइफ, आपकी एक्टिविटी, आपकी हेल्दी लाइफ, स्पोर्ट्स की साइड बहुत बेहतर हो जाती है। वॉकिंग, अब यहाँ पाकिस्तान में आई वाज़न्ट यूज्ड टू, इधर से उतरा गाड़ी से, 2 कदम गाड़ी से दोबारा उतरे, कुछ खाया, फिर चल पड़े। वहाँ पे जाके लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया। शुरू में ज़रूर दिक्कत हुई जब हम गए यहाँ से 2018 के अंदर। तो मुझे याद है हर प्रोटोकॉल के साथ हर बंदा जाके बैग अंदर रख रहा है हमारे, रख के ऊपर जगह प्लेस की। और मुझे रियलिटी ने किक इन किया जब मैं थाईलैंड में लैंड किया। तो एक हाथ इधर बैग था, एक हाथ इधर बैग था। मैंने कहा मैंने क्या कर लिया ज़िंदगी के साथ, अच्छा भला पाकिस्तान में रह रहा था, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इत्तेफाक की बात है, मेरा एक कुलीग भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, तो 2 बैग उसको पकड़ाया कि चलो यार हेल्प करो, लेट्स गो। और हम सिंगापुर लैंड किया तो सरप्राइजिंगली एयरलाइन ने हमारा स्ट्रोलर भी गायब कर दिया। उसके टाइम मेरी एक ही बेटी थी, तो हमने कहा गुड सरप्राइज, स्ट्रोलर भी चला गया, बेटी गोद में आ गई है, बैग कंधों के ऊपर है। और आगे पहुंचा तो पता चला मेरे HR मैनेजर ने हमारे लिए सर्विस अपार्टमेंट ही अरेंज नहीं किया हुआ। अच्छा, बीवी मेरी भी नाराज़ कि भाई तुम मुझे इतनी दूर ले आए हो ना, अपार्टमेंट है यहाँ पे और ये सारी चीज़ें। खैर जी, उसने कर आके अपार्टमेंट अरेंज किया। अपार्टमेंट में हमने कदम रखा तो हमने कहा यार, एक कदम रखा तो लाउंज, दूसरा कदम रखा तो बेडरूम, तीसरा कदम रखा तो अपार्टमेंट ख़त्म। तो हमने कहा ये क्या कर लिया, वो ना क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग, आप जब पाकिस्तान से जाओ तो अरे क्या हो गया है, ये क्या किया। तो लिटरली 3-4 दिन हम शौक में थे। अच्छा, फिर खाने की जगह ढूंढना, अब शुरू में आप जाते हो ना, अब पहले तो जाओगे ना, आप कन्वर्ट करते हो यार, सिंगापुर डॉलर कितने पैसे बन रहे हैं यार, वो यार ये तो बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है, टाइम लगता है एग्जैक्टली। तो हम गए जी, हमने ढूंढी जगह। तो रात का टाइम था, हम लेट खाने के आदी, वही वाली बात, 9-10 बजे बाहर निकले तो अक्सर जगह बंद थी अक्सर जगह बंद थी। अब फिर क्या हुआ जी, हमें एक जगह मिली हलाल फूड। अच्छा, अच्छी बात है वहाँ पे जो खाना हलाल है वहाँ पे प्रॉपर हलाल सर्टिफाइड है, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट मिला होता है। अगर हलाल नहीं भी है ना, तो वो आप दुकानदार से पूछो तो बताएगा मेरी मीट सप्लाई हलाल है, बट मैं शायद अल्कोहल सर्व करता हूँ तो मुझे हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आपको बड़ा क्लियरली बता देते हैं। खैर हमने खाना शाना खाया तो 3-4 दिन बाद मुझे एयरलाइन से भी कॉल आई कि स्ट्रोलर मिल गया है। मैंने कहा चलो यार गुड, अच्छा कुछ तो बेहतरी हुई। बंदा स्ट्रोलर लेके आया मेरे पास, तो मैं उस पर, वो स्ट्रोलर का नीचे वाला हिस्सा लेके आया, ऊपर वाला हिस्सा नहीं था। तो मैं उसको कहा भाई मैं इसमें क्या खुद बैठ के झूले लूँगा, कहाँ है स्ट्रोलर। तो मुझे बाद में बेगम कहती भाई ये तो सिक्योरिटी गार्ड है वाला, इसको क्यों तुम डांट रहे हो, क्या है। तो हम कह रहा हूँ हमारा माइंड सेट भी ना कि जो बंदा आया पाकिस्तान के अंदर उस पर चढ़ाई कर दो कि यार तुमने क्या किया, तुमने क्यों नहीं दिया। तो इट टुक अस अ व्हाइल टू स्टार्ट एडजस्टिंग, और मेरे ख्याल है 1 महीना था, उसके बाद वी स्टार्टेड लाइकिंग सिंगापुर क्वाइट अ लॉट, क्योंकि एक रूटीन लाइफ थी, एक डिसिप्लिन लाइफ थी। ऑब्वियसली बेटी हमारी छोटी थी, शी वाज 1.5 years व्हेन वी वेंट ओवर देयर, तो उसको शुरू में टाइम लगा एडजस्ट करना फैमिली में, बट उसके बाद वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर आवर ओन अपार्टमेंट। उसमें थोड़ा टाइम लगा, दिल लगा, घर बनाना शुरू किया, दोबारा से फर्नीचर वगैरह लेना शुरू किया, बट देन वी स्टार्टेड लाइकिंग इट, इट वाज वेरी गुड, अमेजिंग, रहना शुरू किया। डिसिप्लिन लाइफ है, कोई हेरा फेरी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ें आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दो, अमेज़ॉन, रेडमार्ट, लज़ाडा, घर बैठे बैठे चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। अच्छा, शुरू में हमें ये भी होता था यार महंगा तो नहीं मिल रहा कुछ, तो वहाँ पे जगह कहलाती है मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको एक सुई से लेके गाड़ी, शायद जहाज़ भी खरीदना हो तो जहाज़ भी मिल जाएगा आपको। तो हम वहाँ पे बड़ा चक्कर लगाते हैं कि पाकिस्तानी मसाले वहाँ पे होते थे, हमें बड़ा शौक होता था पाकिस्तानी मसाले लेके आने। शुरू में मैं जाता था वो ग्रोसरी करने, गया इकट्ठी की लेके आए, बट ओवर टाइम मैंने देखा यार ये भी टाइम का ज़्यादा है कि मैं जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, अगर मुझे एक मेरे पाम के ऊपर एक ईज़ मौजूद है, व्हाई नॉट क्लिक एंड गेट इट डिलीवर टू द हाउस। और जो मेरा आना जाना टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान में तो बंदे वेले हैं, इतना काम ही नहीं है, तो ये है कि जाता दिल पेशोवरी हो जाती है, घूमे फिरे, एंजॉय किया, सौदा सलफ भी ले आए, ये भी
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में बिफोर गोइंग आई रिमेंबर इन 2017 हम लोग सोच रहे थे ग्रोसरी डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए। तो आई हैड अ वेरी गुड डिटेल डिस्कशन, मेरे साथ एक और पार्टनर भी था, वी मेड ऑल द मॉडल्स, आई इवन स्पोक विद ऑल द पीपल एट द बैक एंड जिससे हमने सौदा सेल्फ उठाना था, डी वॉटसन वाले, शाहीन वाले और ग्रोसरी स्टोर्स, रिटेलर्स और भी जो होते हैं आपके सस्ते, इवन कराची कंपनी टाइप लोगों से भी हमने बात की कि हम वहाँ से सामान उठाएंगे और उनको डिजिटाइज़ करेंगे। हम अपना आइडिया लेके एक मल्टीनेशनल के पास भी गया। ऑब्वियसली मल्टीनेशनल आइडिया को बिल्कुल ही किल कर दिया उस टाइम पे, बट आई गेस आपको याद होगा उसके बाद एक बूम आया कोविड के बाद जब ये थोड़ा सा पिकअप हुआ, बट उसके बाद इट डाइड डाउन अगेन एज वेल। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे शायद लोगों के पास वक्त ज़्यादा है जो मुझे फ़ील होता है कि आप जाएंगे, आप विंडो शॉपिंग ही करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, 4 कपड़े निकलवाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। बाहर ये नहीं है, बाहर आपके पास टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रेशियस। आपका वक्त आपको पता नहीं चलता कितनी तेज़ी से गुजरता है। आपकी जो रूटीन सेट हुई हुई है, आपने बच्चों को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है कि आपकी अपनी हेल्थ भी मैनेज हो, आपने अपने काम को टाइम देना है, फिर आपने अपना सोशल नेटवर्क भी ब्रॉडन करना है अगर आपने सर्वाइव करना है। क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल किसी की सर्वाइवल के लिए जो है ना वो कम्युनिकेशन है। हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें। अडेप्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि यार मैं वहाँ जाके वो सारा कुछ करना शुरू कर दूँ जो वहाँ का कल्चर है, बट मैं अपनी अडेप्टेबिलिटी लेके आऊँ। ऑब्वियसली सिंगापुर मुसलमान मुल्क नहीं है, ठीक है, अब वहाँ पे अल्कोहल और ये चीज़ें चलती हैं। अब मैं जाके कहूँ कि यार ये तो अल्कोहल किस मुल्क के बंदे जाते हैं? सिंगापुर में मिक्स नेशनैलिटीज़, आपको हर तरह का बंदा, दुनिया की हर नेशनैलिटी वहाँ पे मौजूद है, आपको मिलेगी। मेरी अपनी कंपनी के अंदर वी हैव 25 नेशनैलिटीज़, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो बहुत डाइवर्सिटी है आपके पास, हर तरह का बंदा मिलता है। न्यूजीलैंड से लेके आपको ना कह लो कि अमेरिका के कोने का भी बंदा आपको ना वहाँ मिल जाता है कि क्या है। और वो जो चीज़ है ना, आपको वो डाइवर्सिटी जो आपको मिलती है सीखने के लिए, वो कल्चर, वो चीज़ शायद आपको इस एनवायरनमेंट में नहीं मिलती है। अनफॉर्चुनेटली मिस कर देते हैं वो चीज़। जब आप पाकिस्तान से गए जी और 2018 में आपने बताया कि आप गए थे, और आज की डेट में हालात 2018 के कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। आज हर कोई इस बारे में बात करता है, हर कोई फॉरेन जॉब्स ढूंढ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, किस तरह से बाहर जाऊँ वगैरह वगैरह। बिल्कुल। उस वक्त हालात शायद इस तरह के थे नहीं। बिल्कुल। आपने क्या देखा? वर यू एस्पायरिंग इट कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, या आपको जॉब की कोई ऐसी असाइनमेंट मिली थी कि जिस वजह से जाना पड़ा था? वर यू थिंकिंग अबाउट इट? ओके, सो मुदस्सिर, मेरे केस में ये था कि मैं ना अकेलौता हूँ, आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग मुझे जो पहली जॉब ऑफर हुई थी दैट वाज इन श्लम्बर्जे, एंड दैट वाज लाइक रिमोट ऑफ साइट जॉब, 6 महीने रिग पे या 6 महीने वापस आ जाओ। बट आई प्रेफर्ड नॉट गोइंग, क्योंकि वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो आई वांटेड टू स्टे बैक इन पाकिस्तान। आई स्टार्टेड ऑफ विद MBA, साथ साथ टीचिंग स्टार्ट कर दी थोड़ा बहुत कि चलो यार आई स्टे एंगेज्ड। उस टाइम पे अगेन मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ये भी थी कि मैं PhD करने चला जाऊँ, बट मेरे वालिद साहब ने छोटी सी बात की कि यार तुम्हारी वालदा की एक्टिविटीज़ तुम्हारे इर्द रिवॉल्व करती हैं। तो शी वॉज डायग्नोज विद अल्जाइमर्स, तो प्रोग्रेसिवली उनकी मेमोरी लॉस बढ़ता जा रहा था। तो हम उनको एक्टिव भी रखना चाहते थे, एंगेज भी रखना चाहते, तो आई सेड फाइन, आई विल स्टे बैक, लेट्स हंट फॉर अ जॉब ओवर हियर। तो जब आफ्टर माई ग्रेजुएशन MBA वाली हुई, तो आई हैड ऑफर फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज़, यहाँ पे बैट से थी, बैंक से थी, टेलीनॉर से थी। अच्छा, मैं मतलब चलो उस कंपनी का नाम लिया जो मैंने ज्वाइन की, बट दैट वॉज द मोस्ट लोएस्ट पेड। अच्छा। बट मुझे एक मेरे कह लो मेंटोर थे जो शुरू में सिखाया था, उन्होंने कहा कि यार देखो, जॉब जब मिलती है शुरू में पैसे के पीछे ना भागो, शुरू में इस चीज़ के पीछे भागो कि तुम्हारा अगला बॉस कौन है और तुम उससे क्या सीख सकते हो। अगर तुम वो सीख ले तो अपने करियर के शुरू में, तो तुम्हारे पैसा तुम्हें खुद ब खुद फॉलो करेगा, जॉब्स तुम्हें खुद ब खुद फॉलो करेंगी। तो मुझे वो जो एक इंटरव्यू एक मल्टीनेशनल में उन साहब के साथ हुआ, वो वहाँ पे डायरेक्टर थे, तो दैट चेंज माय थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली कि यार ये डायरेक्टर लेवल का बंदा है, मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे आ रहा हूँ, और इसका कंडक्ट और इसका बात करने का तरीका और चीज़ें समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, आपको एक बहुत बड़ा गैप होता था। तो देन आई जॉइन दैट कंपनी, ठीक है। फिर उसी कंपनी के साथ मैं चलता रह गया। 2012 में मुझे ऑप्शन मिली कि यार जो एक ऑफिस है हमारा वो बाहर इस्टेब्लिश हो रहा है आउट ऑफ कंट्री, तो आई कैन मूव ओवर देयर। बट वही वाली बात है कि वालदा की सेहत की वजह से आई सेड आई विल ऑप्ट फॉर वर्चुअल असाइनमेंट, बट मैं ट्रैवल करता रहूँगा। तो मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो मोस्टली मैं हर वक्त बाहर ही होता था, बट मैंने अपना होम स्टेशन बेस स्टेशन यहाँ पे रखा। बट 2018 में जो ये कंपनी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वी इस्टेब्लिश इट विद आवर ओन हैंड्स। तो हमने इस्टेब्लिश की, तो उस टाइम पे फिर हालांकि कंडीशन मेरी इस स्टेज पे थी कि बहुत डिटोरेशन हो रही थी। तो मेरे वालिद साहब ने फिर अर्ज़ किया कि बेटर कि जस्ट गो आउट एंड ट्राई आउट, अगर अच्छा नहीं लगता तो वापस आ जाना, तो एटलीस्ट तुम्हें एक्सपोजर भी मिल जाएगा, एक बाहर का वो तुम्हें रखने के लिए यकीन है। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 ईयर, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और 1 साल तक हमारी बात चलती रही कि नहीं यार तुमने आना है। जो मेरा इमीडिएट बॉस था तो ही रिजर्व माई सीट फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 साल में डिले करता रहा किसी तरह डिले करता रहा। तो आई वाज सपोज टू जॉइन इन 2017 बट आई जॉइन इन 2018। और जिस दिन मैं ज्वाइन भी किया उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ना पहुंच गया हूँ। तो कहते हैं लो गले मिलो, मुझे बताओ कि तुम बाकी आ गए हो, ये मुझे ख्वाब लग रहा है। तो वो हालात, आपकी बात सही कि उस टाइम पे शायद हालात इतने बुरे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी नहीं थी, सर्वाइवल अच्छा ही था। बट अभी जो मुझे नज़र आता है प्रॉब्ली यहाँ आने के बाद, जब भी मेरी किसी के साथ बात हुई है या मेरी किसी के साथ गुफ्तगू शनीद हुई है, तो समहाउ पीपल आर कंप्लेनिंग कि जी इकोनॉमिक टर्नओवर अच्छा नहीं है, ठीक है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। बट मेरी नज़र में देखो, इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द पर्सन, हिम और हर सेल्फ एज वेल। आई टोटली एग्री कि पाकिस्तान में शायद काम करना थोड़ा मुश्किल है, बट सिस्टम को समझने की ज़रूरत है और सिस्टम के साथ चलने की ज़रूरत है कि आप कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हो और कैसे लेके चलते हो। यहाँ पे भी मैंने कई लोगों को मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बनता देखा है, ठीक है, वो सक्सेस स्टोरीज यहाँ ही की हैं, वो बाहर की नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है। बट येस, एक ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है, आई फुली एग्री। अभी आपका जो बंदा मिलता है ना वो बाहर भागने के चक्कर में। मुझे बताएं, एक पाकिस्तानी सिंगापुर जाना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह जा सकता है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करें। जी अभी देखिए, अच्छा सवाल है। इस पर सिंगापुर में जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर इंस्टेंस आप पहली चीज़ तो है कि सारी जॉब्स ऑनलाइन पब्लिसाइज होती हैं। आपकी कोई पसंद की जॉब है, आप पहले उसको एटलीस्ट आप ट्राई ज़रूर करें। विद इन द लास्ट 1 ईयर और सो सिंगापुर ने कुछ चीज़ों को ना टाइट कर दिया, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा था, तो उन्होंने लोकल्स को ऊपर लाने की कोशिश की है। तो वो जॉब कोटास मेंटेन कर रहे हैं कि अगर आप एक फॉरनर रखते हैं तो आपने साथ में 5 लोकल्स भी रखने हैं। कंपनीज के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और उनका एक मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है जो मैनेज करती है, और वो ये कहती है कि यार आपका एक सर्टन ना परसेंटेज होनी चाहिए आपको एलिजिबल होने की खातिर कि आपका एम्प्लॉयमेंट पास जो होता है हमारे, जिसको हम कहते हैं EP कहते हैं या स्पेशल पास होता है, वो आपको अलॉट होता है। तो वो उसके मेरे ख्याल अराउंड 40 पॉइंट्स आपके पास हो तो आप एलिजिबल होते हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो या आपका रिन्यू हो सकता है। उसमें आपकी एजुकेशन काउंट होती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज़ नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे आप ग्रेड लूज़ कर देते हो। फिर आपकी कंपनी में आपकी डाइवर्सिटी कैसी है, आपकी नेशनलिटी के कितने लोग हैं। अगर आपने भर के पाकिस्तानी ही रख दिए ना, तो आपको वहाँ पे भी स्कोरिंग आपकी कम हो जाएगी। फिर आपका पे स्केल क्या है, आप कहाँ पे हैं, किस पे स्केल में आते हैं, क्या है। फिर आपका जो स्किल सेट आपको चाहिए, आप उसके अंदर कितना फिट बैठ रहे हैं। अब जैसा AI का दौर है, वहाँ पे थोड़ी लीनेंसी आ जाती है। अब एक लड़का पढ़ रहा है, अगर सिंगापुर पढ़ने गया है तो शायद उसको PR भी ऑफ़र कर दे, अगर AI में मास्टर्स कर रहा है। तो वो काफ़ी स्किल सेट ड्रिवन है। सिंगापुर की प्लानिंग आज से 15 साल 20 साल आगे है। वो प्लान करते हैं मुझे यार ये टैलेंट चाहिए और ये बंदा चाहिए, उसको वो रखने के लिए तैयार होते हैं। तो और PR भी ऑफर कर देते हैं, उसको PR भी ऑफर कर देते हैं। हालांकि पासपोर्ट लेना वहाँ का इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। पासपोर्ट लेना, हाँ, बट वो देखते हैं स्किल गैप कहाँ पे है, मेरी नेशन में क्या चीज़ टाइम जो है लैक कर रही है और उसको फिल करने के लिए किसकी ज़रूरत है। फिर PR खाली इस तरह ऑफर नहीं होती। तो PR के लिए आपको ना उस कल्चर में अडॉप्ट करना पड़ता है अपने आप को, उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ता है। आप किस हद तक उस कल्चर में फिट बैठे हैं, किस हद तक आप वॉलंटियर वर्क करते हैं, किस हद तक आप इन्फ्यूजन के साथ क्या आप क्या करते हैं। क्योंकि रेशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक मंदिर है, उसके साथ ही मस्जिद है, उसके साथ ही चर्च है, एक ही लाइन के अंदर। हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी है, उसी तरह हर कोई बंदा करता है। लेकिन एक जगह ज़रूर है लिटिल इंडिया, जहाँ पे आप जाओ ना तो लगता है कि यार ये माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है। बट अदरवाइज़ आपको पूरा सिंगापुर रेसिज्म तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है ना कि आपको रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं मिलता। इंडियंस ने कितना पेनिट्रेट किया है सिंगापुर में? बिकॉज टेक Indian market कंपनीज काफ़ी में ज़्यादा है। जनरली दे आर वेरी हाईली अच्छा, पेनिट्रेटेड। इंडियन की अच्छी बात ये कि इंडियन जाता है ना, वो तो 4-5 इंडियन साथ ले आता है। जो हम पाकिस्तानी में अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ लैक करती रही है, जो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मेरा परसेप्शन है, बट हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सपोर्टिव नहीं है। हम जाते हैं
तो हम बड़ी मुश्किल से ही किसी को उधर आने देते हैं, और अगर कोई आ भी जाता है तो हम देखते हैं इसको वापस कैसे लेके आना है। तो जेलसी बहुत है। हाँ, ये चीज़ मेरे ख्याल में जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो पाकिस्तान, आप आज देखें आज दुनिया के अंदर हर टॉप कंपनी का CEO इंडियन क्यों है? क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? ज़बरदस्त टैलेंट है यार। क्या पाकिस्तान में एजुकेशन का फुकदान है? बिल्कुल नहीं। आपके पास वही एजुकेशन है जो इंडिया में हासिल हो रही है। ठीक है, जो मुझे एक चीज़ और नज़र आती है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हमारे में कम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं किसी को यहाँ पे काम आउटसोर्स करके देता हूँ ना, तुमने काम करना है, तो जब तक मैं सर पे नहीं होऊंगा ना, बंदा काम नहीं करता। यही काम मैं इंडियन को दे दूँ वो यार दिन रात लगा के काम करता है मेहनत से, और कभी ना नहीं करता। कंपटीशन कुड बी अ रीज़न एज वेल, वहाँ पे क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है, वो बात आपकी कंपटीशन भी बिल्कुल ज़्यादा है। वो बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि कंपटीशन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, बट आप देखो पाकिस्तान में कंपटीशन तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। और जो एक चीज़ मुझे नोटिस की है, जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आई है, कि एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट भी आने वाली जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है बनिस्बत ये कि कोई जॉब करने के। किसी से बात करो तो जी मैंने अमेज़ॉन स्टोर खोल लिया है, तो हम उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पे जा रहे हैं। बट अगर मैं वैसे देखूं, अभी शायद पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेज में है और काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। मुझे पॉजिटिव फीलिंग भी होती है और आई फील हैप्पी अबाउट इट कि जैसे हमारा डिकोरम ओवर द लास्ट 1 or 2 years ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट्स बड़ा है, एक हमारी मार्केट रिप्यूट अच्छी हो गई है, पीपल सी यू विद अ मोर रिस्पेक्टेबल आई। बट आई गेस पाकिस्तान में जो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वी नीड टू बी बिट मोर फ्यूचर फोकस्ड, कि हमारी आगे आने वाले दौर में हमारे किस चीज़ पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रेंड ये रहा है कि अगर एक बंदा MBA करता है तो फिर एक पूरी लाइन MBA की लग जाती है, एक कहते हैं इंजीनियरिंग करनी है तो पूरी लाइन इंजीनियरिंग की करनी है। तो मेरे ख्याल है स्किल डेवलपमेंट और स्किल प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है कि हम हमारे पास किस चीज़ का फुकदान है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब हर तरफ दौरा और बोलबाला है AI। और अगर मुझसे पूछो, पाकिस्तान में एक अच्छे से अच्छा डेवलपर बैठा हुआ है, उसके पास अच्छे से अच्छा दिमाग है, अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहे तो दे आर एक्सीलेंट एट इट। यहाँ से बहुत सारे लोग आउटसोर्स्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इनसोर्स किया हुआ है, दे आर सेलिंग सर्विसेज आउटसाइड ऑफ कंट्री एज वेल एंड दे गेटिंग पेड इन डॉलर्स एज वेल। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो ये इस मॉडल पे चल रहे हैं, दे आर हैप्पी विद इट, दे स्टेशन विद इन पाकिस्तान बट दे आर गेटिंग पेड इन डॉलर्स एंड दे आर हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली ये मॉडल काफ़ी चल रहा है। तो मुझे फील होता है कि आने वाले दौरा में पॉसिबिलिटी है कि ये और फॉस्टर करेगा, नंबर 1। सेकेंडली, अभी तक देखो हमारे यहाँ AI के लिए कोई इस तरह की डेटा माइनिंग, कोई इस तरह के क्लाउड्स डेटा सेंटर्स बने नहीं हैं। ठीक है, अगर वो बनना शुरू होंगे, अभी हम बात करते हैं इवन स्पेक्ट्रम में, अभी हम 5G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि हमारे पास 5G आ जाएगा, बट 5G आ जाएगा, बट 5G से करना क्या है? एटलीस्ट हमारे यूज़ केसेस क्या हैं, क्यों चाहिए हमें 5G? टिकटॉक बेहतर चलेगा ना। एग्जैक्टली आपका रुझान ज़्यादा कंटेंट के ऊपर हो गया है, कंटेंट डेवलपमेंट पे हो गया है। पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन शॉर्टकट्स कि मैं रातों रात फेमस हो जाऊँ। हाँ, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, शॉर्टकट्स है। एग्जैक्टली, बट आई गेस द की टू सक्सेस इज़ नॉट शॉर्टकट। आपकी गुड्डी एक दिन चढ़ जाएगी, बट अगले दिन वही गुड्डी नीचे उतर जाएगी। सक्सेस हासिल करना मुश्किल नहीं है, सक्सेस सस्टेन करना मुश्किल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, और वो आती है डिसिप्लिन से, वो आती है एक रूटीन से। आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है, आपको अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, तब जाके आप आगे सक्सेसफुल होते हैं। हमें बड़ा नज़र आता है यार, ये बंदा अभी आया था, तरक्की कर गया, क्या किया, बट कोई ये नहीं देखता उससे पीछे क्या कुछ नहीं किया। हम जो बनना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में अटेन करना चाहते हैं, हमें उस पर्सनालिटी को या हमें उस फील्ड को सही तरह स्टडी करना चाहिए। जो चीज़ मैंने फेस की अपनी ज़िंदगी के अंदर, शायद मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग करने का नहीं था व्हेन आई जॉइंड, बट मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी इंजीनियरिंग करो। और मुझे याद पड़ता है कि शुरू में आई गॉट एडमिटेड इनटू कंप्यूटर साइंसेस, बड़े मज़े से सेमेस्टर चल रहा था, शुगल मौज मिला और मैं कंप्यूटर साइंसेस गुजर रहा था। तो इतनी देर में मुझे नस से भी कॉल आ गई कि जी आपका एडमिशन हो गया, तो आप ज्वाइन करें। तो उस टाइम पे वी हैड अ चैट विद सिकंदर समर मुबारक साहब के बेटे। उनसे बात, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया मेरे वालिद साहब को, देखिए एक आने वाली रेवोल्यूशन है, तो कुछ अरसे के बाद मैकेनिकल का बूम आएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाएं। तो आई गॉट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर कर भी ली।
बट अगर मेरा शायद इंटरेस्ट दूसरी तरफ था, अगर मैं वो करता तो मैं ज़्यादा प्रॉस्पर करता इमीडिएटली। यहाँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता बट शायद मैंने इंजीनियरिंग अच्छे मार्क्स से इंजीनियरिंग की, ये नहीं कि नहीं गुजारा किया, बट एक वो पैशन नहीं था उस चीज़ के अंदर। तो मेरी हर एक से जो एटलीस्ट इल्तमास होगी या मेरी सजेशन होगी कि आप वो करो जिसमें आपका दिल है, जिसमें आपकी जान है। आपको 1000 लोग बोलेंगे, आपको कई लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। आपने शायद वो वाली मिसाल भी सुनी होगी कि वो कुछ मेंढक या फ्रॉग्स बैठे हुए थे, तो एक फ्रॉग जो है वो जंप करके दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो बाकी मेंढक चीख रहे थे कि यार क्या बेवकूफ़ है। वो चढ़ता गया, चढ़ते चढ़ते वो दरख्त पे चढ़ गया। बाद में पता चला कि यार वो बंदा शायद बहरा था, वो फ्रॉग बहरा था, उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। वो समझ रहा था मुझे चीयर कर रहा है यार कोई, मैं बक्का पोके पर जा रहा हूँ। हम अपनी ज़िंदगी ना अपने लिए नहीं जीते, हम अपनी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए जीते, अनफॉर्चुनेटली। दैट्स वेरी डीप। दैट्स हाउ लाइफ इज़। हाँ, ठीक है, हम कभी भी अपने लिए नहीं जीते। हम बचपन में पैदा होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट, क्योंकि मैं हमेशा हर एक कहता हूँ आप जो बनना चाहते हैं प्रॉक्सिमिटी इज़ पावर। आपने अगर आज इलॉन मस्क बनना है एग्जाम्पल, तो आप उस सर्कल में इन हो ना। आप बैठे हुए हो यहाँ 4 दोस्तों के साथ जो शाम को बैठेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, 4 बातें करें, तो आप कभी इलॉन मस्क नहीं बन पाओगे। बेशक। आपने अपनी कंपनी, आपने अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को चेंज करना है, जो मैं सेक्रीफाइसेस की बात कर रहा था। आपने ज़िंदगी अपने लिए ज़रूर जीनी है। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप ज़िंदगी दूसरों के लिए ना जिएं, यू हैव टू बी, यू कांट बी सेल्फिश, दैट इज़ फॉर श्योर, बट देयर हैज़ टू बी बैलेंस। तो पहली चीज़ ये है कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को। अभी भी कई दफ़ा मेरी कई लोगों से बात होती है कि यार हमारी ना ग्रोथ नहीं हो रही, तो मेरा सवाल होता है यार क्यों ग्रोथ नहीं हो रही तुम्हारी, तुम करना क्या चाहते हो। मैं सिंपल सवाल पुटअप करता हूँ, तुम्हारा अगले 5 साल का प्लान क्या है, तो एक ब्लैंक फेस होता है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं 5 साल में क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उस तरफ जाऊँगा, मैं कैसे मज़ीद स्टेप्स उस तरफ लूँगा, मैं कैसे वो चीज़ अटेन करूँगा। और मेरी नज़र में अगर आप आज किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप सोचें कि मैंने अगले 2 साल के अंदर वीपी बनना है, तो तब मैं जाके डायरेक्टर बनूंगा। 2 रोल्स आगे सोचें, 2 चीज़ें आगे सोचें। फिर आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास और बहुत सोर्सेज हैं। रीच आउट टू द पीपल जो उस इंडस्ट्री के अंदर है, उनको समझें। बुक्स हैं, आई एम नॉट अ गुड बुक रीडर ऑनेस्टली, बट मुझे एक आदत पड़ गई कि मैं ना कान में लगाया एंड आई कान में लगाया एंड आई हियर द ऑडियो बुक्स ऑन द गो। छोटे छोटे लेसन्स होते हैं एंड यू स्टार्ट लर्निंग कि यार क्या क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे मैसेज होते हैं। इट्स नॉट दैट आई हैव टू नो द इंटायर बुक, मे बी अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट बुक रियली हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, ये मेरे लिए चेंज, मेरे लिए बेहतरी लाएगा। A lot of people would say कि हम तो काम कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, बट रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे। बिल्कुल, और ये शिकायत होती है। देखो मेरी नज़र में मुदस्सिर, आपका मुकाबला इर्द गिर्द के साथ नहीं है, आपका मुकाबला अपने साथ है। आपके सबसे बड़े कंपटीटर आप खुद हो। आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या मैं पूरा काम कर रहा हूँ। शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देख के पूछो कि क्या मैं वाकई में अपना तो बेस्ट हो ना, फिर बाकी फिर देखो। Exactly. अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, कभी भी नहीं आप फील करोगे कि आप अपना बेस्ट, क्योंकि आप मेरे सेटिस्फाइड होते हो यार, नहीं मैं तो देखो तारे तोड़ के ले आया हूँ, ये तो सारा कसूर ही मेरे मैनेजर का है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो उसका खासुल खास है, ये तो मुझे नहीं कुछ भी करेगा। अगर देखो दूसरा बंदा भी उसका खासुल खास है तो किस वजह से है। हसद ना करो, मेहनत करो, ठीक है, और समझो कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। हम भी स्टेज से गुजरे, ठीक है, हम भी स्टेज से गुजरे हैं। हमने भी पाकिस्तान में डाइवर्सिटी देखी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग गुस्सा खाते थे यार डाइवर्सिटी पे, यार इसकी प्रमोशन होगी, लड़की इसलिए हो गया। तो कोई ये नहीं देखता था उस लड़की के काम का क्रेडिट क्या है। ये बड़ा इशू है कि लड़की प्रमोट हो जाए तो पाकिस्तानी लोग जो है ना उसको हमेशा जज ही करते हैं और हमेशा कहते हैं कि यार ये इस वजह से प्रमोट होगी, इस वजह से। बिल्कुल, ये बड़ा माइंड सेट है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। असल में अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव साइड को पहले पकड़ते हैं, ठीक है, हम उसकी पॉजिटिव नहीं देखते। हर तस्वीर और हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, सिक्के की भी 2 साइड्स होती हैं ना। तो आपने देखना है कि आप कौन सी साइड देखना चाहते हो, एंड इट्स इन योर माइंड। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो। इजी है ना,
बहुत इजी है, मैं ये जज कर लूँ कि यार इस वजह से प्रमोट हुई है, क्योंकि अगर मैं दूसरा एंगल देखूंगा तो उस एंगल को देख के मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, वो मैं करना नहीं चाहता। जिस वजह से मैंने मेरी इजी साइड चूज की अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, यार वो इस वजह से प्रमोट हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल सीखा है, देखो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इट्स वेरी सिंपल। देखो आपने कुछ करना है ना तो आप क्विट नहीं करो, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका दिन ज़रूर आएगा। वो क्या था, मेरा नंबर आएगा, ये कुछ ऐसे टाइटल भी था शायद ना, तो ज़रूर आता है। और अगर आप दिलो जान से किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर इट। देयर इज़ आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बट अल्लाह मियां ने आपके लिए उसका सबब भी रखा होता है और उसका ऑल्टरनेटिव भी रखा होता है। हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हालांकि देखो हमें अल्लाह मियां ने कहा कि मायूसी गुनाह है, ठीक है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना तो डेफिनेटली आपके लिए दूसरा दरवाज़ा चेंज आ रहा है। उस चेंज को एक्सेप्ट करो, उस चेंज को अडाप्ट करो, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अच्छा, सिंगापुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, लोग जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं सिंगापुर जाऊं और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, मैं बिजनेस खोलना चाहूँ सिंगापुर में, वो क्या प्रोसेस है? अच्छा, सिंगापुर में ना कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। हमारे साथ कई लोग हैं जिन्होंने ना अपना उनकी वाइफ्स ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया या उनके मियाँ ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अगर कोलीग्स काम कर रही थी तो आपने खाली कंपनी रजिस्टर करनी होती है, बट आपके साथ एक सिंगापुरियन डायरेक्टर होना ज़रूरी होता है। वो आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपने जो कंपनी इस्टेब्लिश करनी, आप उसके लिए अप्रूवल्स के लिए क्वालिफाई करें, आपको अप्रूवल्स मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। मैं पाकिस्तान बैठ के सिंगापुर में कंपनी खोल सकता हूँ? आपको एक सिंगापुरियन वहाँ पे होना आपके साथ जरूरी है। अगर कोई सिंगापुरियन नेशनल है, मैं पाकिस्तान बैठ के उसके साथ कंपनी खोल सकता हूँ, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उसी कंपनी में मैं सिंगापुर भी जा सकता हूँ? जी, अभी काफ़ी सारे लोग ये काम करते भी हैं, कुछ लोगों ने, क्योंकि देखो सिंगापुर से बिज़नेस करना और पाकिस्तान से बिज़नेस करने में बेनिफिट्स हैं। जो सिंगापुर है वो एक्रेडिटेड प्लेस है इस टर्म्स ऑफ कह लो कि लीगैलिटीज़, सिक्योरिटीज़, ये मसले मसाइल नहीं है, ठीक है। दुनिया उसको एक डिफरेंट एंगल से देखती है। तो अगर आप यू हैव रजिस्टर्ड एंटिटी एस्टैब्लिश आउट ऑफ सिंगापुर तो उसको एक डिफरेंट एज होगा एज़ कम्पेयर टू एन एंटिटी इन पाकिस्तान। तो लोग अक्सर ही करते हैं, लोगों ने अपनी कंपनीज वहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई हैं। वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे भी मिले, आई वेंट टू NUS, उन्होंने मुझे बुलाया अपने फोरम के अंदर, MBA की क्लास में बुलाया, तो आई मेट कपल ऑफ गाइस, एक आध पाकिस्तानी भी तो मुझे याद पड़ता है। उसने अपना इवन बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था कि जी मैं शर्ट्स प्रिंट करता हूँ पाकिस्तान से, और मैं वहाँ पे आज सेलेक्ट ऑफ छोटी सी कंपनी बनाई हुई। तो लोग करते हैं, बट वही वाली बात, देखो मेरी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम इम्पॉर्टेंट है। आज अगर ये स्वीपर बाहर सफाई ना करे या बाथरूम साफ़ ना करे तो आप देखो आपके ऑफिस में आपके लिए घुसना कितना मुश्किल हो जाए। ऐसे ही। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हर एक का काम इंपॉर्टेंट है। हम अनफॉर्चुनेटली समझते हैं कि मेरा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ही शायद वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, और मेरी नज़र में रिप्लेसमेंट एक सेकंड में होती। आज आप दुनिया से आज मरे, आप कल अगले दिन रिप्लेसमेंट, तीसरे दिन लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ तो इतना मैं बता दूँ, आप बाहर ट्रैवल करके जाते, आप कम से कम 10-15 दिन बाद वापस आए, आपको भी एक हफ्ता लगेगा दोबारा लोगों को बताने के लिए भाई जिंदा हूँ। दुनिया बहुत तेजी से चल रही है। तो वो ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है ना कि यार मैं नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये गलत है। वो एक था ना कि कब्रिस्तान भरे में उन लोगों से जो कहा करते थे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलती। एग्जैक्टली। और बिल्कुल इसी तरह यार देखो मेरी नज़र में ना, आपको जो मुझे फील होता है कि यार दुनिया में सबसे बड़ी पेन क्या है। देखो डेथ तो एक रियलिटी है, हर एक ने एक ना एक दिन जाना है, उसका दिन मुकर्रर है। बट मेरी नज़र में ना सबसे बड़ी पेन है जब आप भूल जाते हो या भुलाए जाते हो, ठीक है। जब लोग आपको भूल जाते हैं, ठीक है, एक्टर को ले लो, जब उसको भूल जाते हैं लोग तो उस बेचारे की ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। मैं शायद इसलिए फील करता हूँ कि मैं अकेलौता था, ठीक है, माँ बाप, तो मेरी माँ के लिए मैं सारा everything revolved around me. But when I came 3 years back, तो she couldn't remember my name. तो वो ऐसी फीलिंग है आपके पास कि आप कहते हो कि यार ये वही माँ है जो मेरा नाम पुकारती थी, जो मेरे लिए बाहर खड़ी रहती थी, जो ना टिपिकल पाकिस्तानी माँ जो आयतुल कुर्सी फूंकती है आपके ऊपर जाने से पहले कि बेटा, फिर 4 दफ़ा कॉल करेगी, फिर आपके दोस्त को कॉल करेगी, बेटा सही है ना सारा कुछ, हाँ जी ठीक है। तो दैट वाज अ शॉक कि यार देखो मेरी वालदा
ऑब्वियसली वो बीमारी की वजह थी, बट मुझे एहसास हुआ कि यार वो चीज़ जो है ना भूल जाते हो ना जब, तो इसलिए मेरी नज़र में ना आपको अपने इर्द गिर्द रिलेशनशिप्स को, चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। आप चाहे दूर चले जाओ, रिलेशनशिप मेंटेन करो। कोई पुराना दोस्त है, एक आध दफ़ा कॉल कर दें, कोई पुराना रिलेशनशिप है किसी के साथ, बात कर लें। क्या देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं सिंगापुर में, एट द एंड क्या अचीव करना चाहते हैं? देखो अब तो वलीद एज इज़ कैचिंग अप, ठीक है, बुढ़ापा आता जा रहा है। अभी भी हम कहते हैं हम जवान हैं, ऑब्वियसली जवान है, बट एवरेज लाइफ देखो तो हम लोग अब बोनस लाइफ ही जीते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब सारा कुछ जो है ना वो रिवॉल्व करता है बच्चों की एक्टिविटीज़ के करते, ठीक है, उनको लिए क्या करना है आपने। हालांकि मैं ये भी सोचता हूँ कोविड ने मेरे ना काफ़ी थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। खैर इतना लंबा भी ना सोचो, इतनी लंबी इनिंग्स भी ना खेलो, ऐसे खेलो कि ज़िंदगी का हर लम्हा जियो, इंजॉय करो, होना ऐसे ही और इंजॉय करो और गो विद द फ्लो। परेशान नहीं हो, जो मैंने कहा ना, देखो हम परेशान हो जाते हैं यार, ये बस मेरी नौकरी चली गई, यार कोई बात नहीं यार, चली गई, सबब वसीला मिल जाएगा, आगे चलो। तो अब तो ऑनेस्टली हम लोग गए थे 1-2 साल के सोच के, 8 साल गुजर गए, ठीक है, और जा रहे हैं। अब जब तक चलता जा रहा है चलाएंगे, जब तक वो रखेंगे हमें, हम खुशी से रहेंगे। जिस दिन वो कहेंगे जी खुदा हाफिज़, तो ठीक है, खुदा हाफिज़, फिर अपनी अगली मंजिल ढूंढेंगे यार किधर जाना है। बट मैं ये साथ साथ ये ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ना अपस्किल करूँ। मैं ज़माने के लिहाज से देखूँ क्या हो रहा है। अगर मैं यही सोचूं कि यार जो मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, ये जो मैंने MBA कर लिया था, बस मैं अब 30 मार खान हो गया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो बस मेरे पढ़ाई की बेस पे तो भाई आप जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री उस पर नहीं जा सकते। नहीं, अब तो देखो मेरी नज़र में ना यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ना, इनके लिए भी करिकुलम बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आने वाला दौर जो है ना वो स्किल्स का दौर है। आपकी सर्टिफिकेशंस, आपकी एजुकेशन एक मोबाइल फ़ोन पे हो रही होगी, होलोग्राम्स निकल रहे होंगे, क्लास वर्चुअली हो रही होगी, ठीक है। कोविड ने बहुत कुछ चेंज कर दिया ना, जो पहले आप बैठ के क्लास करते थे, अब वो जी वर्चुअल क्लास हो रही है। AI ने चीज़ें बदल दी। अब AI वाले लोग जो हैं चीज़ें और रटा सिस्टम की बजाय अब उस थॉट प्रोसेस पे जाएंगे, यार मैंने AI की हेल्प लेके कैसे आगे फील्ड में एक्सेल करना है। बट देखो यही डिफरेंस है वलीद, आप यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हो ना, तो आप उसे रट्टा लगाते हो, यार 2 का टेबल याद करो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। बाहर मैंने देखा है कि वो ना कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझाते हैं, वो डब्बे बनाएंगे 2 × 2, अच्छा 2 बॉल्स आई, 2 × 2 4, ताकि दिमाग में बैठे कि क्या चीज़ हो रही है। बट हमारे यहाँ वो सिस्टम अभी भी उसी तरह ही चलता है, रट्टा लगा लो, बोर्ड टॉप कर लो, ज़बरदस्त। तो वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और जो कॉन्सेप्ट्स आप अर्ली एज में बिल्ड कर देते हैं ना, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बचपन में था तो मेरे वालिद साहब मुझे सिखा रहे कि यार ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी टीचर ने कहा है ऐसे ऐसे गिनना है, तो टीचर सिखा देता है ना, उसके ऊपर आपका बच्चा हमेशा उसी को प्रेफरेंस देता है। आज भी मैं अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को कहता हूँ कुछ खाने, तो नो यू रॉन्ग, माई टीचर इज़ राइट। साथ साथ हमें देखो स्किल सेट्स के साथ साथ हमें लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि सिंगापुर मल्टी कल्चर है, ठीक है, वहाँ पे मेरी बेटी इज़ ट्राइंग टू लर्न चाइनीज़ एज वेल अलॉन्ग साइड विद हर नॉर्मल इंग्लिश इज़ ऑन द गो, उर्दू बोलती है, ताकि अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। इट्स नो लॉन्गर अबाउट बीइंग द मास्टर ऑफ वन, इट्स मोर अबाउट बीइंग जैक ऑफ ऑल। कि यार मुझे जॉब चाहिए, हाँ ये बंदा 4 चीज़ें कर सकता है, वेरी गुड यार, इसको रख लो। तो दैट इज़ द की ओवर हियर। और फिर जो मैं बात कर रहा था, शॉर्टकट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। रातों रात अमीर कोई भी हो सकता है यार, डाका डाल के भी एक बंदा अमीर हो जाएगा, बट कब तक रहेगा, कब तक छुपता रहेगा वो, ठीक है। बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, हाँ उस डाके को प्लान करने के लिए भी उसको टाइम चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, वो उसका स्किल सेट है। बट मेरी नज़र में आप अपने लिए एक करियर पाथ डिवाइस आउट करो। आप अपने लिए सोचो मैंने क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या अटेन करना चाहता हूँ। अपने गोल्स लिखो, साल के गोल ही लिख लो यार। अभी 2026 स्टार्ट हुए, साल के शुरू में हर एक को ना शौक होता है, यार मैं इस साल के गोल बनाऊंगा, इस साल मैंने ना, सबसे पहला गोल होता है मैंने ना वेट जो है ना 5 kg कम करना है, ठीक है ना। आप देखो कि पहले 2 महीने हर कोई जिम हिट करेगा, उसके बाद वो बंदा नज़र ही नहीं आएगा। तो वो कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। मैं किसी के बारे में पढ़ रहा था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड था दुनिया के अंदर, वो जब उससे कहा जाता था कि यार मैंने ना आज 1 किलोमीटर भागना है, तो जिस दिन उसका दिल नहीं होता था कि यार मैंने नहीं भागना, उस दिन वो 2 से 3 किलोमीटर भागता था, कि अपने दिमाग को बीट करने के लिए कि नहीं यार आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं 3 किलोमीटर भागूंगा, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं दिमाग को कंट्रोल करूँगा। इट्स ऑल अबाउट थाट्स, हसद, जेलसी, इट्स ऑल अबाउट थाट्स।
यार इसको मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। देयर इज अ स्टडी अराउंड इट एज वेल कि जब आपका किसी काम को करने का दिल ना कर रहा हो और तब आप वो करें तो आपका ब्रेन ग्रो करता है। एग्जैक्टली वो कहते भी ना कि यार जब आप पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो आपके जो कलर्स नज़र आते हैं ना, जो आपके शाइनिंग कलर्स नज़र आते हैं, वो स्ट्रेस इन्वायरमेंट आपको इंड्यूस करता है यार, वाह। तो प्रेशर लेना बड़ा ज़रूरी है। बट उसके साथ क्योंकि ज़िंदगी में आपने खुद भी ये सब देखा है, अगर while you talking about it, if you could tell anybody कि कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आनी है, क्योंकि ये तो हर किसी को समझ आ रहा है कि हाँ कंसिस्टेंट होना है, हर किसी को पता है कि हाँ, तो इट्स अ गुड टाइम कि हम नए साल के गोल्स की भी बात कर रहे हैं। तो अब जब किसी को गोल्स को मीट करने के लिए कंसिस्टेंसी हिट करनी है तो कोई उसके लिए जैसे मेरी नज़र में ना उसमें देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जब मैंने कहा इससे सेल्फ बैटल, आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, और आपने लिस्ट डाउन कर लिया मैंने क्या करना है इस पूरे साल के लिए। एग्जांपल, अपने गोल्स को डिवाइड कर लो फैमिली गोल्स के अंदर, अपने गोल्स को डिफाइन कर लो फैमिली गोल्स के साथ, अपने गोल्स को आप डिफाइन कर लो विद रिगार्ड्स टू वर्क प्रोफेशन, और आप अपने गोल्स को डिफाइन कर लो सोशल अदर गोल्स क्या क्या है। और बहुत ज़्यादा गोल्स ना बनाओ, ठीक है, 2 से 3 या मैक्सिमम 5। उसके लिए आप उसको चॉक आउट कर लो और फिर उन गोल्स को देखने के लिए करो आपको क्या करने की ज़रूरत है। फिर अपने ऊपर एक चेक इन बैलेंस रखो, ठीक है। आपके लिए ना आपका पार्टनर बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप अभी मैरिड नहीं हो तो आपका फ्रेंड जो आपका पार्टनर है वो बड़ा मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए एक चेक इन बैलेंस है, मास्टरमाइंड अलायंस। एग्जैक्टली, वो आप पे चेक इन बैलेंस रखता है कि यार हैव यू डिलीवर्ड दैट और नॉट। और फिर ये करो कि अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे इंसेंटिव रख लो। यार मैं ये करूँगा ना तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, मैं ये करूँगा तो मैं यार ये चीज़ आके खाऊंगा। बहुत छोटे छोटे गोल्स, क्योंकि मेरी नज़र में ना इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेसेस। बहुत बड़े गोल नहीं रखो, देखो बहुत बड़े गोल रखोगे तो बड़े गोल को स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करो एंड स्टार्ट अटेनिंग दो स्मॉलर गोल्स दैट लीड टू दैट बिगर गोल, and eventually you will attain that bigger goal. Nothing would stop that. It's just persistence, consistency, hard work, motivation, and a bit of a support system that you need. Yes. And you're all there. वो आपको उसकी अशद ज़रूरत है। और वो डिसिप्लिन जैसे आपने बात की ना, वो डिसिप्लिन तभी आता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। एक चीज़ मुझे जो लगता है इसमें और मेरे ख्याल से ऐड होती है, वो है आपका रीज़न। Why? Keep revisiting your why. Exactly. कि मैं ये क्यों कर रहा था, बार बार उसको याद करें कि what was my purpose behind exactly. it. Exactly. It keeps you connected, किबला दुरुस्त रहता है आपका। बिल्कुल। वो आप देखो ना, साइमन साइनिक को कंसिडर किया जाता है तो वो भी ये बात करता है कि यार इट्स ऑल स्टार्ट्स विद वाई। उसका ट्रस्ट सर्कल भी वो सारा वाई के भी रिवॉल्व करता है। हालांकि कुछ चीज़ों में उल्टा भी कहता है वो, बट इट्स ऑल अबाउट वाई। ठीक है, हम अनफॉर्चुनेटली ना हम व्हाट की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, बट मेरा वाई जो है ना लैग करता है। तो मेरा वाई स्ट्रॉन्ग पिवटल है ना, तो देयर इज़ नथिंग गोना स्टॉप यू। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग हैं हमारे वो सस्टेनेबिलिटी गोल्स पे काम करते हैं, वो बहुत सस्टेनेबल, ठीक है। वो कहते हैं यार मैं प्लास्टिक बैग नहीं लूँगा, मैं प्लास्टिक केसेस नहीं लूँगा, और मैं उनको देखा रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़ते, वो देते हैं, बट वो पर्पस के साथ लिंक्ड है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट आई गेस। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हर पाकिस्तानी जो अब बाहर मूव करना चाह रहा है पाकिस्तान से बाहर, क्या उसको पाकिस्तान में ही रह के अच्छा काम करना चाहिए, या उसको चाहिए वो बाहर मूव करे और कुछ करे? ऐसी क्या लुक्रेटिव चीज़ है जो आपको बाहर जाने में मजबूर कर देती है? क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं उन्होंने बाहर नहीं देखा होता, बट वो लोगों को देखते हैं और भेड़ चाल चलते हैं, क्योंकि हम हजूम हैं, हम कौम तो क्वेश्चन मार्क है उस पर बहुत बड़ा, कि हम जिस चीज़ को फॉलो किया जाता है उसे अमेज़ॉन शुरू हुआ, अमेज़ॉन के पीछे बाहर जाना शुरू हुआ, बाहर हम पीछे पड़ जाते हैं। आज आप एक नई चीज़ शुरू करें और आप बताएं मैं उस चीज़ में करोड़पति बन चुका हूँ, वो आप डेली बेसिस पे देखेंगे पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा मशवरा दें इनको, ताकि इनकी जो पाकिस्तानी है इनके लिए बेहतरी हो सके सारा सब कुछ? तो आपको क्या लगता है बाहर जाना एक एवरेज जो यंग बंदा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, या क्या एक सैलरी ब्रैकेट ये होनी चाहिए जिस पे वो इधर ही सर्वाइव करे, आगे चले, या एकदम कोशिश करे बाहर भागे? अब देखें इसमें ना वली थोड़ा सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि जो जाना चाह रहा है उसके अपने सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, क्या है उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसकी अपनी फैमिली कैसी है। देखिए बाहर जाएगा ऑब्वियसली एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए,
उसके लिए पूरा सिस्टम नया होगा, उसके लिए जॉब काम का तरीका नया होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए उसके लिए कल्चर भी पूरा का पूरा नया होगा, जो बहुत बड़ा चेंज होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, हम रूल्स की सारी पासदारी करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं, बट द मोमेंट वी लैंड ओवर हियर इन पाकिस्तान धज्जियाँ उड़ा देते हैं। कौन पूछता है क्या है, क्या चीज़ करनी क्या नहीं करनी। तो पहली चीज़ है माइंडसेट है, जो आप बात कर रहे हो कि हमने जो इनकलकेट करना है आने वाली जनरेशन में, वो माइंडसेट है। अब इट्स नॉट अबाउट बीइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड डूइंग समथिंग, मे बी इट्स जस्ट बीइंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड डूइंग समथिंग फ्रॉम वेयर यू आर। अगर मुझसे लॉजिकली आप पूछो, अब ज़रूरत नहीं है कि मुझे उठ के अमेरिका जाना पड़े काम करने के लिए। अगर मेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है, ट्रस्ट मी, अमेरिकन मुझे यहाँ से बैठ के भी हायर कर लेगा। हमने मिसाल दी थी कि लोग बैठ के यहाँ डॉलर कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? इसलिए कमा रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है। आपको क्यों रखा है? सदका जारिया तो नहीं रखा, आपको इसलिए रखा है कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज है, इसलिए रखा है। और आप ऑब्वियसली जब आपको रखा जाता है तो आपकी एक सैलरी है, जो कि आप कह लो कि आपकी एक सेलिंग पिच है, आप उस पर बिक गए और आपको उस पर रखा गया। तो आई वुड से कि इस सवाल का जवाब ना दोनों तरफ हो सकता है। अगर कोई बाहर जाता भी है तो उसको पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि वो कितने अरसे के लिए बाहर जाना चाह रहा है और उसके लिए अगली मंजिल क्या है। क्या उसका एम है कि मैंने वहाँ जाके सेटल होना है, क्या करना चाहता है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। और जाने से पहले आई वुड से कि अगर उसके पास जॉब नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए। ट्राई टू हंट फॉर अ जॉब फ्रॉम where you are, at least look for that, get it secured, then go over there. वहाँ जाके ढूंढने में फिर क्या होता है कि आप करने कुछ और गए थे, करना आपने कुछ और शुरू कर दिया, ठीक है। करने आप गए थे जी मैं कोई कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ करूँगा, वहाँ पे पता चले बाद में आप मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। पैसे तो अच्छे आ रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी से, बट इवेंचुअली यू लूज़ योर पाथ। तो इसलिए आई वुड से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करना चाह रहे हो और कहाँ जाना चाह रहे हो। फोकस ऑन दैट, नंबर 1। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, दुनिया आपके पीछे खुद ही आएगी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई नो अ कपल ऑफ पीपल जिसके पीछे इवन अमेरिकन, इवन इजरायली कंपनीज उसका स्किल देखते हुए, ही इज़ वन ऑफ माई कजन्स, ही पास्ड अवे, उसको वो भी हायर करने के लिए तैयार थे। इवन दे इन्वाइटेड हिम टू कम ओवर टू इजराइल, बट उसने कहा यार मैं तो आ जाऊँगा, मेरी माँ नहीं पसंद करेगी। तो कहने में कि योर स्किल सेट मैटर्स a lot to begin with, number 1. Number 2, I would say if you have decided, सारी कश्तियाँ जला दी कि मैंने जाना है और मैंने रहना है और मैंने वहाँ सेटल होना है, फिर अल्लाह का नाम लेके कूदो। फिर मुश्किलात आएंगी, बुरा वक्त भी आएगा और स्ट्रगल भी होगी। मुझे बताएं दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड है? अगर हम मुझसे पूछो ना, आने वाले दिनों में बहुत सारे स्किल सेट्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जिस तरह अगर हम देखा जाए आज के दौर में जितनी तेज़ी से अगर हम देखो पोस्ट कोविड रेवोल्यूशन आया है, काफ़ी सारे काम जो हैं जो हम खुद करते थे अब वो मशीन लर्निंग के थ्रू होना शुरू हो गए, एआई के थ्रू होना शुरू हो गए। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना बाहर, सारा का सारा काम एआई के थ्रू हो जाता है। आपको लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे आज लिख के दूँगा एक प्रॉम्प्ट को पायलट को या चैट जीपीटी को, यार मुझे एक पूरा सा कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दो, वो आपको एक खूबसूरत सा कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे देगा जो कि डिफेंडेबल होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपने इवन नेगोशिएशंस करनी है, आपने ई ऑक्शंस होती थी तो नेगोशिएशन का तरीका था, अब वो और भी सोफिस्टिकेटेड हो गया। आप और आगे चले जाएँ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। वो मेमोग्राम्स में कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, अब वो पुराना सारा डाटा एनालाइज करके आपको बेहतर रिजल्ट दे देते हैं। डॉक्टर के डायग्नोसिस वो खुद बेहतर कर सकते हैं। अब तो रिमोट सर्जरी शुरू हो गई हैं। तो अगर आप देखा जाए ना, अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा पीछे हैं पाकिस्तान के अंदर, बट बाहर प्रैक्टिकली सब चीज़ें हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। सेल्फ ड्रिवन गाड़ियाँ आ गई हैं, ठीक है। हम तो अभी शायद इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, BYD आ गई, और बट सेल्फ ड्रिवन गाड़ियाँ आ गई हैं, उस पर फोकस चल रहा है। तो जॉब मार्केट में ना डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है आने वाले दौर में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम AI को थ्रेट नहीं देखना चाहिए। इट्स थ्रेट तब होगा अगर मैं सीखूंगा नहीं। अगर मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी आती है तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर मुझे एजेंटिक AI आती है तो मैं बेहतर काम कर सकता हूँ। मॉडल्स बना के एक्सपोर्ट करो, लोगों को काम चाहिए। तो आई वुड से जिस चीज़ के नाम के साथ डिजिटल और AI लिखा हुआ है ना, आई वुड से पहले तो वो चीज़ ज़रूर अडैप्ट करो, बिकॉज दैट इज़ वेयर द फ्यूचर इज़ गोइंग। फिर जहाँ पे सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, ये रहेंगे, क्योंकि ये अब दिन ब दिन जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपका अरीना चेंज हो जाएगा। आपको वो साइबर स्ट्रेंथ
फोर्स चाहिए होगी टू डिफेंड योर आर्किटेक्चर। तो ये स्किल सेट आपको फ्यूचर में काम आएगा। अच्छा, इससे पहले आप देखो बड़ा फोकस था सस्टेनेबिलिटी पे, बट ट्रम्प आया, उसने पानी फेर दिया, उसने कहा कौन सी सस्टेनेबिलिटी। बट अभी भी यूरोप में बहुत ज़्यादा फोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। बहुत सारे सप्लायर्स, बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं कि जब तक आप सस्टेनेबल सप्लायर नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो उसका भी अभी दौर है, उसका भी एक बूम चल रहा है। अब जहाँ तक बात रहेगी ना वो पुराने सारे हमारे प्रोफेशंस की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वो रिक्वायरमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी डाई डाउन करती जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगी, ज़रूरत उनकी ज़रूर होगी, बट ये मशीन लर्निंग AI आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। अगर मेरे पास वो एक प्रोसेसर मौजूद है जो मिनटों में मुझे 10 बंदों का काम करके दे सकता है, तो मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करूँगा, सब्जेक्ट टू कि मेरी डाटा माइनिंग अच्छी हुई भी है, मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह कलेक्ट, मॉड्यूल्स को अच्छी तरह बेटर ट्यून किया हुआ है। तो वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड में मुझे इवन मैं सिंगापुर पहुँचूंगा तो मुझे अपना पासपोर्ट भी स्कैन नहीं करना, मुझे बस देखेगा मेरी तस्वीर, मुझे जाने देगा जिकोटे लिफ्ट को, ठीक है ना। मतलब मैं आपको डिटेल, मुझे चाइना में तो पाम के साथ पेमेंट करते हैं अभी, ठीक है। मैं आई डोंट कैरी इन कैश, मोबाइल के थ्रू सारी पेमेंट्स मेरी मोबाइल के थ्रू है, कैशलेस। एप्पल पे कैशलेस इकॉनमी, मोबाइल आपका सब कुछ है, आपको वॉलेट कैरी करने की जरूरत एग्जैक्टली। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारा सिस्टम भी बन रहा है, आप टैक्स रिजीम में ला रहे हो, आप लोगों को शामिल कर रहे हो, रेजिस्टेंस है, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, दिस इज हाउ यू हैव टू रिफॉर्म एंड यू हैव टू रीबिल्ड योरसेल्फ, ताकि आप दुनिया में आए। आपकी जो रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ था, पाकिस्तान इंडिया वॉर भी हुई थी, आप उसमें देखो कितना रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी। इट वॉज ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर। लॉजिकली स्पीकिंग इट वॉज नॉट अ क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इट वॉज अ क्लैश बिटवीन चाइना एंड यूरोप। उनकी टेक्नोलॉजीज का टेस्ट था कि कौन कैसे और क्या करता है, और इट इज़ नॉट प्रूवन के चाइनीज टेक्नोलॉजी इज फार मोर सुपीरियर, दे मेड लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स। तो आई गेस हमें सीखना चाहिए, देखो चाइना के मुल्क, इस मुल्क से सीखना चाहिए। आपने बात इसमें की माइंडसेट की भी, और हमने इस पूरी पॉडकास्ट में काफ़ी बातें जो उनसे कवर की हैं, दे आर वेरी मच सेंटरिंग टूवर्ड्स माइंडसेट। जी, कोई ऐसी चीज़ व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से जो कि माइंडसेट को लेकर, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल सेट्स को अपस्किल करने के लिए, जो हमने अभी तक डिस्कस ना की हो और आपके ख्याल से वो ऐड करनी चाहिए? देखो, ये मुझसे मेरी नज़र में ना प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों से रोकती है। स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि यार ये होगा तो क्या हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया, अच्छा मैं ये नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ना देखो, जैसे मैंने पहले बात की थी कि डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली ब्रिज है बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है ना। ये जिम रॉन की एक कोट भी है, और यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू टेक अ स्टार्ट, ठीक है। माइंडसेट एक दिन से चेंज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ग्रोथ माइंडसेट, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, मेरा फिक्स माइंडसेट है, तो मैं ये समझूंगा यार मैंने सब कुछ सीख लिया है, मेरे लिए आगे कुछ सीखना नहीं पड़ता। जिस दिन मैं ये सोच लूँगा ना, उस दिन मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा कि मैं जी सबसे अलामा हूँ, किसी और को कुछ नहीं पता। तो दैट्स द स्टार्ट के आई एम काइंड ऑफ रिग्रेसिंग। तो योर ग्रोथ माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लर्निंग इज हैपनिंग एट एवरी स्टेज। हमें अपनी सराउंडिंग से सीखना चाहिए। हमें बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं यार, उनकी छोटी छोटी चीज़ें आपको कई चीज़ें सिखाते हैं कि यार क्या है। मैं अपनी बेटी को चैलेंज कर रहा था कि यार यू नीड टू बी कम्पिटिटिव। शी सेड नो पापा, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन एंड एंजॉइंग एंड प्लेइंग। तो अगर मैं उसके लिहाज से सोचूं तो बात उसकी सही है। मैं जीत जाऊंगा तो शायद मेरा मोरल बूस्ट अप हो जाएगा, बट शायद वो जो बात करी है क्या मैं हार भी गई तो मैं एंजॉय किया। बट अगर मैं जीतने के माइंडसेट से बस खेल रहा होता तो मैं शायद ये कहता कि यार भाई आई हैव लॉस्ट इट। तो माइंडसेट गेस इज ऑल यू, हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेन टू बिगिन विथ, हाउ डू यू टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, इट्स एंटायरली अप टू यू। आप सॉल्यूशंस देखते हो प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम देखते हो? क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। इवन अल्लाह ने कहा है कि हर बीमारी का शिफा मौजूद है, ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो माइंडसेट यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप पॉजिटिव रहें, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव रहें। आपको बहुत मुश्किलात आएंगी, आपको लोग बहुत डिमोटिवेट करेंगे, बट यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। बट समबडी कुड से ना कि हालात ही ऐसे हैं, मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ, ये तो सिर्फ ख्याली बातें हैं जी कि पॉजिटिव रहो, हर कोई कहता है पॉजिटिव रहो। बट मुदस्सिर, हालात कौन बनाता है? हालात बनाने वाले कौन है? हम बहुत बात करते हैं चेंज, हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे लिए चेंज का सिंपल प्रिंसिपल है, अगर मैं चेंज लाना चाहता हूँ पाकिस्तान में तो पहले मैं अपने आप को चेंज करूँ। क्या मैंने अपने आप को चेंज किया है? मेरा चेंज फोकस होता है कि आप दोनों ने क्या चेंज किया है।
मैं रोड पे निकलता हूँ तो मैं कितनी दफ़ा हॉन्क करता हूँ, मैं कितनी दफ़ा लाइटें मारता हूँ, क्या मैं स्लोली जा सकता हूँ? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर आप फोकस करना शुरू करें तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों में बनती हैं। अभी आपकी रोड रेज और फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है रोड के ऊपर, आप भी निकलो, वो बंदा हॉन्क करता हुआ जा रहा है, मैं भी शिफा में था, वो बंदा अंदर ही हॉन्क कर रहा है कि मैंने कहा भाई मैं गुजर रहा हूँ तो कहाँ से गुजर रहा हूँ, गाड़ी गुजर रही है। तो रोड रेज फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ है देखो पेशेंस लाने की ज़रूरत है। आई नो हमें पेशेंस शायद लूज हो गई है। लोग कहेंगे ना ये इन्वायरमेंट से आ रहा है, इट्स ड्रिवन फ्रॉम द बट इन्वायरमेंट में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं और आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट किसी और के तो नहीं बना, मैंने और आप नहीं बना है। मैंने अपना रोल क्या प्ले किया है? क्या मैं अपना रोल सही तरह अंजाम दे रहा हूँ? क्या मैं अपनी औलाद को सही सिखा रहा हूँ? ठीक है, मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को ये भी सिखा सकता हूँ कि यार कुछ कचरा बाहर फेंक दो जाके। मैं उसे ये भी सिखा सकता हूँ कि यार डस्टबिन कहाँ है। आपको बड़ी सिंपल एग्जाम्पल, लास्ट टाइम वी केम ओवर, सो शी हैड सम रैपर्स इन द कार। उसने कहा बाबा वेयर द डस्टबिन, वेयर डू आई थ्रो देम? और साथ ही गाड़ी खरीदी सिग्नल पे, उसने शीशा नीचे किया, बाबा व्हाट्स दिस? तो वो ना आपने चेंज अभी से इन्फ्यूज़ करना है अपने बच्चों के अंदर। पॉजिटिविटी लेके आए, जो यंग जनरेशन है उसमें पॉजिटिविटी लेके आए, उनको पॉजिटिव साइड दिखाएं। यार पाकिस्तान मेरे ख्याल में अमेजिंग नेशन है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। आई गेस हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स पे शायद बिलीव नहीं करते। अमेजिंग टैलेंट है दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों में यार। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत रिप्यूटेबल कंपनीज में भी काम कर रहे हैं और बड़ी टॉप नॉच पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। आप उनके साथ बैठे हैं, उनसे आप बातें करें तो आप कहते हैं वाओ क्या पर्सपेक्टिव है इन लोगों का। बट हमें फोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ की नेगेटिव साइड पहले देख लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, बट हम वो पॉजिटिविटी खो देते हैं। सो वो चेंज करने के लिए आपको लगता है कि लोगों को अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि व्हाट आर वी पुटिंग आउट, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट, व्हाटएवर वी कंप्लेन अबाउट जी, एंड देन सी कि हमें क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली। देखो मेरी फिल्म पे फिलॉसफी में बता रहा हूँ, घर से शुरू होता है। आप अगर एक घर के ख़ानदान के जिम्मेदार हैं, उस घर में आपने क्या चेंज लेके आया है, आपने अखलाकियात क्या पढ़ाई हैं, आपने नॉर्म्स क्या इस्टेब्लिश किए हैं, और आपने क्या अपने बच्चों को क्या एजुकेट किया है। बिकॉज यू आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, माँ की गोद पहला इंस्टीट्यूशन होता है ना, वहाँ से आप सीखना शुरू करते हो। फिर आपका स्कूल सिस्टम, आपके बच्चों का इर्द गिर्द का सिस्टम, वो सिखाता है आपको कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो बैठते हैं एम्बिशियस बच्चों के सर्कल में तो आप देखेंगे आपका बच्चा भी एम्बिशियस हो रहा है, वो सोचेगा। अगर वो बैठते हैं उन बच्चों में जो स्पोर्टी हैं तो आपका बच्चा स्पोर्ट की तरफ आपको रुझान देगा। तो उन चीज़ों पे आपका फोकस ज़रा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। क्या है तो वो रफ्ता रफ्ता, इसी तरह जॉब मार्केट में भी, जैसे मैंने कहा था, एस्पायर फॉर गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट यू वांट टू बी, और फिर उसके साथ बैठने की कोशिश करो। अगर आप ABC बनना चाहते हो तो कोशिश करो यार ABC को अप्रोच करो, यू विल फाइंड अ वे। आप देखो वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे करता है, मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैंने वो बनना है। आप शायद 100% ना बन पाओ, बट मे बी आप 80% अटेन कर लो। देन आई मेंशन के चेंज इंपॉर्टेंट ये भी कि एजुकेशन, ये टिकटॉक वीडियो से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि टिकटॉक वीडियोस गलत हैं, फाइन, इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बट जो शॉर्ट स्पैन ऑफ मेमोरी है ना, वो आपको किल कर रही है, आपके थॉट प्रोसेस को किल कर रही है। तो यू नीड टू हैव अ लॉन्गर कॉन्टेंट इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट फैमिली व्लॉगिंग, दुनिया भर करती है, बट हम क्या दिखाना चाह रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, इट्स क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बैठ के ही देखता रह रहा हूँ यार क्या कर रहा है सारा दिन में, तो मेरे पास कितना टाइम है मैं बैठ के देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है। अगर मैं वही टाइम कुछ और करने में, शायद मैं खुद ही कैमरा पकड़ के चलना शुरू कर दूँ, अगर मुझे इतना ही शौक है, तो आई विल गेट एन ऑडियंस। तो यूज योर स्किल्स, यूज योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स नॉट ऑन योर वीकनेसेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताएं, डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? या सो ये देखो रिग्रेट्स वलीद, लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, ठीक है, आपको हमेशा होते हैं। हर एक को है ना आई डोंट हैव एनी रिग्रेट इन लाइफ, तो शायद वो गलत ही कह रहा हूँ। हमेशा होते हैं फेलियर्स, और वो फेलियर्स ही आपको ना सिखाते हैं कि आपने अगली चीज़ क्या करनी है और कैसे करनी है। मुझे शायद जो चीज़ पिंच करती है टाइम्स के, देखो मैं बाहर चला गया था, मेरी वालदा अकेली थी उस टाइम पे, और उसने मुझे पाल पड़ोस के बड़ा किया था और मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाना सिखाया था। तो जब शायद उसको मेरी ज़रूरत थी तो शायद मुझे साथ होना चाहिए था। तो वो चीज़ मुझे एट टाइम्स पिंच करती है कि क्या वो ज़रूरी था या ये ज़रूरी है। बट जब आपकी अपनी औलाद होती है ना, आप सेल्फिश हो जाते हो, आप अपनी औलाद के बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हो, और उसी स्टेज पे आपको अपने वालिदैन की कदर भी बहुत आती है कि यार कितना काम किया होगा इन्होंने, ये जो मैं था पता नहीं क्या करता था इनके साथ। तो वो मुझे ज़रूर पिंच करता है टाइम्स। And what was your happiest moment of your life?
बहुत सारे हैं हैप्पीस्ट मोमेंट्स। देखो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों पे मैं बहुत खुश रहा हूँ ऑनेस्टली। माँ की खुशी मुझे याद पड़ता है, इवन जब मेरी पर्सनल है, जब मेरी शादी भी हुई तो मैं स्टेज पे था, तो मैं अपनी वालदा को देखा, तो क्योंकि उस स्टेज से गुजरी थी जहाँ उनका अल्जाइमर्स प्रोग्रेस कर रहा है, तो मैं उनकी खुशी और वो देखी ना, तो मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मैं रोना आ गया, इमोशनल हूँ, रोना आ गया, आंसू निकल रहे हैं, हर को मैं देख रहा है, लड़की रो नहीं रही, लड़का रोंदा पाया। ठीक है जी। बीवी मेरी हंसती खुरती हुई आ रही है। अच्छा, अब मैं चुप होने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आंटी और आई, ना कर बच्चे, ना रो ना रो, और मुझे और रुलाने लग गई। मैं कहा आंटी क्या कर रही हैं? तो वो छोटी सी खुशी थी, वो खुशी के आंसू थे कि यार देखो मेरी माँ मुझे देखना चाहती थी कि एक रिलेशनशिप, एक शादी हो जाए, तो वो खुशी से देख सके, शुक्र उसे देख लिया। इसी तरह देखो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपके हाथ में आपकी औलाद पहली दफ़ा आती है। ठीक है, वो ऐसी फीलिंग होती है कि आप भूल ही नहीं सकते कि यार क्या हुआ है। ठीक है, पाकिस्तानी हॉस्पिटल में तो आप बाहर खड़े वेट कर रहे होते हो ना, तो आपके पास आती है औलाद और आप बैठे वेट कर रहे हो, अंदर क्या खबर चल रही है, क्या हो रहा है जी। तो ये बात एक बच्ची सी आ रही है, वो ही आपकी बेटी है, तो आपको समझ नहीं आता यार क्या हो गया, ज़िंदगी बदल गई एक दिन के अंदर, ये कौन सी नन्ही सी जान एक परी सी आ गई है। तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जो आपको अल्लाह मियाँ की रहमत और बरकत और कई चीज़ें आपको एक मिनट में सिखाते हैं, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि वो क्या खुशी होती है उस टाइम पे। एक मिक्स फीलिंग होती है, और आप शुक्र भी अदा कर रहे होते हो, आपके आंसू भी जारी हो रहे होते हैं, और आप खुश भी हो रहे होते हो। वो ऐसी फीलिंग होती है ना कि वो आप मैंने सोचा है दूसरे तीसरे बच्चे पे नहीं होगा, बट हो गया। आप सिंगापुर में आंसू छुपाने खाते हैं ना, मुँह छुपाता है फिर उनके भाई है ना, देख लें कि सिंगापुर इस तरह का बनना है। तो वो चीज़ें हैं। तो बट मैंने कहा ना, हम खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ें गोल रखो, छोटी छोटी चीज़ें करो, खुश हो जाओ। आज बाहर गए, ये किया, बच्चे खुश, आप खुश। अब सारी खुशी रिवॉल्व करती है बच्चों के इर्द गिर्द, वो खुश हैं तो हम खुश हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, टॉपिक, सिंगापुर, डिस्कशन, ये वो, क्योंकि हर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, यार बाहर जाना है, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक रहा, बड़ा ज़बरदस्त, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको अगर कोई लगता है कोई चीज़, हमें पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट्स आप देखना चाहते हैं, तो डू सजेस्ट अस। वलीद, मैं खाली ये कहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। It's always good to connect to the audience, and you guys are doing a fantastic job. ठीक है, which is very good. देखो आप एक मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हो जिसकी इस नेशन को सख्त ज़रूरत है। ठीक है, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस आप प्रोवाइड करो, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस, शाइन, राइस। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह विल बी काइंड, एंड आई एम क्वाइट श्योर यू गाइस विल प्रॉस्पर अ बिट मोर एज वेल। उसके अलावा आपके तवज्जुद से अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, मैं किसी के लिए वसीला बन सकता हूँ, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे दैट आई कैन इन माई कैपेसिटी। क्योंकि मेरी नज़र में बाहर जाने के लिए भी आपको एक ओपनिंग विंडो चाहिए होती है। आपको जब वो ओपनिंग विंडो मिल जाती है किसी से, यू आर एबल टू कनेक्ट, तो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते, कुछ ना कुछ खुल जाते हैं। तो किसी के लिए अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट एंड असिस्ट इन एनी वे दैट आई कैन बी। बट थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू।